अभी मेरी शादी को 7 दिन हुए थे और नई दुल्हन के लिए संडे को देर से उठना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि मेरी सासू माँ किचन के बर्तन गिराने लगे। वो तो मुझे शादी के कुछ महीने पहले से जानती थी। विवेक हमेशा उनकी बहुत तारीफ करते थे। हमारी सगाई के 3 महीने बाद हमारी शादी हुई, जिस दौरान मैं 5-6 बार अपनी सास जी से मिली थी। शादी की रस्मों के दौरान भी वो मेरे साथ बहुत प्यार से थी। पर आज सुबह कुछ अजीब हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो विवेक भी बेड पर नहीं थे। मैंने बाहर जाकर सबसे पहले अपने ससुर जी के पैर छुए तो उन्होंने मुझे कुछ संकोच के साथ आशीर्वाद दिया। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि सब बदल चुका था। मैंने सासू माँ से पूछा कि विवेक कहाँ है, तो उन्होंने मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर कहा कि वो ऑफिस चला गया है। मैंने कहा संडे को ऑफिस, तो उन्होंने कहा आज संडे नहीं मंडे है महारानी। मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया। मुझे लगा कि मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हुई। फिर मैंने सोचा शायद ये शादी की थकान अभी तक उतरी नहीं है, लेकिन मेरे प्रति सबके बदले हुए रवैयों से मैं बहुत दुखी थी। पिछले 1 हफ्ते से जिस ससुराल में मैं रानियों की तरह रह रही थी, वो अचानक मुझे पराया लग रहा था। मैं इस उधेड़बुन में नहाने चली गई। जब बाहर आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। वो विवेक का फ़ोन था। उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं, वो 1 घंटे में घर आ रहा है मुझे लेने। विवेक की इस बात से मुझे तसल्ली हुई कि बाकी सब भले ही बदल गए, कम से कम विवेक, जो मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो मेरे बारे में सोच रहे हैं। विवेक की सरप्राइज़ देने की आदत मुझे बहुत पसंद है। शादी से पहले एक दिन उन्होंने मुझे तुरंत घर के नीचे बुलाया और ऐसे ही घर के कपड़ों में मुझे मूवी और फिर डिनर ले गए थे। मुझे तैयार होने तक का वक्त नहीं दिया उन्होंने। आज कम से कम मुझे पहले बताया तो, और 1 घंटे का वक्त तो दिया। मैं खुश थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं तैयार हो रही थी कि विवेक का फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे चलने के लिए बाहर बुलाया। मैं तैयार होकर उनके साथ कार में जाकर बैठ गई। विवेक ने मुझे एक बार फिर देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा ली। मुझे पता था कि विवेक का इस तरह से नाराज होने का नाटक करना विवेक के सरप्राइज की शुरुआत का पुराना तरीका था। मैं भी इस बार खेल खेल में चुप बैठी रही। तभी थोड़ी देर बाद एक जगह विवेक ने ब्रेक लगाया और मुझसे कहा, श्रुति तुम अंदर चलकर रिसेप्शन पर बैठो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। विवेक के मुंह से रिसेप्शन तक शब्द सुनकर मैं थोड़ी सी झिझक गई, पर फिर तुरंत बाहर उतरकर मैंने उस बोर्ड पर पढ़ा। मैंने उस आसपास हर तरफ देखा कि शायद मुझे विवेक ने कहीं और जाने को कहा होगा, पर उस रेजिडेंशियल एरिया में सिर्फ एक ही क्लिनिक ही था, बाकी सब कोठियाँ थी। मैं चुपचाप वहीं सन खड़ी रह गई। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शायद मुझसे कोई बड़ी गलती हुई है, जिसके कारण सब मुझसे इस तरह बात कर रहे थे। तभी विवेक आए और उन्होंने मुझसे कहा, तुम अंदर नहीं गई, जाओ चलो। मैं चुपचाप विवेक के पीछे पीछे चल दी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये विवेक का कोई बड़ा मजाक है या सच। पर क्लिनिक में अंदर पहुंचकर जब विवेक ने मेरे नाम से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कन्फर्म किया तो मुझे अपनी किसी कमी का यकीन हो गया। विवेक और मैं अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे, पर 1 हफ्ते की शादी में मैं विवेक के साथ जितना कंफर्टेबल हुई थी, उसके बाद भी आज मुझ में उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आखिर वो मुझे एक दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों लाया है। मैं इस सोच में अनुमान लगा ही रही थी कि अटेंडेंट ने हमें अंदर जाने को कहा। अब हम डॉक्टर के सामने बैठे थे। वो कमरा कुछ अलग था। नॉर्मल ड्राइंग रूम की तरह सोफा लगा था और उस डॉक्टर के चेहरे पे भी एक गंभीरता की जगह स्माइल थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, बताया आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने विवेक की तरफ देखा क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तब विवेक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर दरअसल मुझे नहीं लगता श्रुति को पता भी होगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर से ज़्यादा मैं अपनी प्रॉब्लम जानने के लिए उत्सुक थी। तब विवेक ने आगे कहा, डॉक्टर हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है। शुरू में सब ठीक था। मुझे श्रुति की मम्मी ने ये बात पहले ही बताई थी, पर मुझे और उन्हें यकीन था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब जब शादी के 1 हफ्ते बाद ये फिर से हुआ तो मुझे लगा अब मुझे देर नहीं चाहिए, और इसलिए मैं श्रुति को आपके पास ले आया। विवेक के मुँह से ये बात सुनकर श्रुति से रहा ना गया और वो लगभग चिल्लाते हुए विवेक से बोले, विवेक मुझे क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं। तब विवेक ने डॉक्टर को बताया कि शनिवार की रात कुछ गेस्ट को विदा करके हम थके हारे अपने कमरे में आकर सो गए थे।
फिर अगले दिन मैं उठा तो मैंने श्रुति को बड़े प्यार से आवाज़ दी, पर उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो मुझे कुछ शक हुआ। ये बात मेरे अलावा घर में किसी को पता नहीं थी कि श्रुति को एक अजीब बीमारी है जिसमें वो कई बार 2 दिन तक सो कर नहीं उठ पाती। ये एक शॉर्ट कोमा जैसी अवस्था होती है और वो तभी उठ सकती है जब वो खुद उठेगी। कमरा सन्नाटे से भरा था। श्रुति सन रह गई थी। उसकी नई जिंदगी पे मानो कोमा लग गया था। श्रुति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। एक पल में ही उसे पूरी दुनिया, अपनी माँ, मायका, ससुराल, ये शादी, ये बंधन, ये रिश्ते, सब कुछ बेईमानी लग रही थी। उसने डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज है भी या नहीं, क्या वो कभी ठीक होगी भी या नहीं। वो बस वहाँ से खड़े होकर डॉक्टर के रूम से बाहर निकल आई। विवेक, एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर कहकर श्रुति के पीछे पीछे आ गया। फिर वो श्रुति को कार में बैठ कर एसी ऑन करके वापस डॉक्टर के पास गया और कुछ देर बाद आकर श्रुति के साथ कार में बैठ गया। श्रुति की आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। वो सिर नीचे किए बस रोती जा रही थी। विवेक ने श्रुति की तरफ देखा तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चुप हो जाओ श्रुति, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हें इतनी जल्दी और यूं पता चलेगा। हमारी शादी के महज 7 दिन बाद। श्रुति नाराज थी सबसे, पर विवेक से नहीं। फिर भी उसने अपना गुस्सा विवेक पर निकाल दिया। उसने कहा, अब नहीं तो कब बताते मुझे? क्या तुम चाहते थे कि मुझे कभी भी ये बात पता ना चले? क्या अपनी बीमारी के बारे में जानने का कोई हक नहीं है मुझे? विवेक चुपचाप श्रुति की सारी बातें सुन रहा था। वो चाहता था कि श्रुति के मन का सारा गुस्सा निकल जाए और वो थोड़ी शांत हो जाए। उसने श्रुति से सिर्फ इतना कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो श्रुति। विवेक के मुंह से निकला सॉरी श्रुति का सारा गुस्सा ले गया। वो एकदम शांत हो गई और अब वो विवेक पर गुस्सा करने के लिए खुद से नाराज थी, क्योंकि विवेक ही तो था जो इस बीमारी से लड़ाई में उसके साथ खड़ा था। उसने उसकी ये बीमारी जानने के बावजूद उससे शादी की थी। श्रुति ने विवेक से कहा, नहीं विवेक, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सबका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अगर तुम साथ ना देते तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाती। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। अब विवेक और श्रुति दोनों ही खुश और सुकून से थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, स्माइल एक्सचेंज की और आगे गाड़ी बढ़ गई। थोड़ी देर बाद विवेक ने घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर जब श्रुति और विवेक अंदर गए तो श्रुति वहां रुकी और उसने यूं ही नीचे हाथ में एक छोटी सी लेड स्क्रीन लिए बैठे बंदे को देखा। स्क्रीन में वो पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी फुटेज को आगे पीछे करके चेक कर रहा था। तभी उस स्क्रीन में श्रुति ने देखा कि उसकी सास ससुर विवेक और उसकी नंद प्रीति कहीं जा रहे हैं। उसने ऊपर ध्यान से देखा तो डेट पिछले दिन यानी संडे की थी। उसको कुछ डाउट हुआ। वो उस सीसीटीवी वाले लड़के से बोलकर उस फुटेज को दोबारा देखने लगी। तभी पीछे से विवेक आ गया और श्रुति को वो फुटेज देखते हुए थोड़ा झिझक गया। श्रुति ने विवेक से सीधे सवाल किया, विवेक, कल तो मेरी तबीयत खराब थी और मैं पूरा दिन सो रही थी, तो तुम सब लोग घर में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? विवेक ने श्रुति से धीरे से कहा। श्रुति, अंदर चलो, घर में बैठकर बात करते हैं। विवेक श्रुति के शक से थोड़ा बेचैन हो गया था, पर उसने वहां से बात संभाल ली। फिर वो श्रुति को घर के अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसकी सास और ससुर ने उसकी ओर सवालों की बारिश कर दी। सवाल तो उसके मन में भी थे, पर वो इन नए नए रिश्तों की मर्यादा को ऐसे लांघना नहीं चाहती थी। वो बेचारी खुद जितना अपनी बीमारी के बारे में जानती थी उतना उसने तन्हा उन्हें बता दिया, पर उसकी सास ने एक सासू माँ की तरह हल्की आवाज़ में उसके मायके वालों पर शादी से पहले कुछ ना बताने का इल्ज़ाम लगा दिया, जिससे श्रुति बहुत दुखी थी और साथ ही साथ अपने घर वालों से गुस्सा भी थी, क्योंकि उसके भले ही ये बीमारी उसकी थी, पर यह बेइज्जती और इल्ज़ाम उसके परिवार वालों के कारण उस पर लगे थे। श्रुति अब सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि उसे घर में पूरे दिन बीमार सोते हुए अकेला छोड़कर सारे घर वाले कहाँ गए थे? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? श्रुति के मन में अब गुस्से के साथ अविश्वास की भावना भी धीरे धीरे घर कर रही थी, क्योंकि उसके सवालों के जवाब अभी तक उसे नहीं मिले थे। रात को डिनर के बाद जब वो अपने कमरे में गई तो उसने ये सोच रखा था कि विवेक को अकेला पाते ही वो सबसे पहले उससे इस सवाल का जवाब मांगेगी
कि उसे घर में बीमार अकेली सोते हुए छोड़कर पूरा परिवार कहाँ गया था। थोड़ी ही देर में विवेक कमरे में आया। वो भी जानता था कि श्रुति उससे यही सवाल पूछेगी, इसलिए उसने आते ही बात टालने के लिए टीवी ऑन किया और श्रुति की बनाई भिंडी की सब्जी की तारीफ करने लगा। श्रुति ने विवेक की बात खत्म होते ही उससे अपना सवाल पूछा तो विवेक ने उससे कहा कि मम्मी ने हमारी शादी की मन्नत मांगी थी, इसलिए हम सब देवी मंदिर गए थे। मैं जानता था तुम्हारी शॉर्ट कोमा वाली बीमारी के बारे में, इसलिए मैंने सबको उसी दिन मंदिर जाने को कहा ताकि किसी को कुछ पता ना चले। श्रुति ने विवेक से कहा, तो ये बात तुमने मुझे सुबह ही क्यों नहीं बताई? मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। विवेक, मैं तुमसे ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करती और मैं चाहती हूँ मेरा ये विश्वास हमेशा बना रहे, इसलिए प्लीज़ मुझे कभी भी कुछ मत छुपाना। विवेक ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, हाँ मैडम, जैसा आप कहें। श्रुति ने आगे कहा, और अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे बता देना और मैं भी तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाती रहूँगी। ये कहकर श्रुति का चेहरा मुस्कान के साथ खिल गया। विवेक भी श्रुति के चेहरे पर 3 दिन बाद हंसी देखकर सुकून में था। अगली सुबह खुशियों से भरी थी। श्रुति ने सबसे पहले उठकर सबके कमरों में चाय पहुंचाई और फिर विवेक को भी प्यार से उठाकर चाय दी। उसकी ज़िंदगी में जैसे अब सब कुछ ठीक हो रहा था। हाँ, उसे अपनी बीमारी का दुख तो था, पर उसे विवेक पर विश्वास था कि वो सब ठीक कर देगा और हर हाल में उसका साथ देगा। विवेक रोज़ की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब घर पर सासू माँ और प्रीति ही थे। ससुर जी अपने फर्नीचर के शोरूम पर जा चुके थे। वो एक बिजनेसमैन थे। सासू जी तो आज बिल्कुल सामान्य बर्ताव कर रही थी, पर प्रीति जो कॉलेज के 3rd ईयर में थी वो थोड़ी अलग थी। पता नहीं वो मुझे अलग लग रही थी या वो ऐसी ही थी, क्योंकि अभी तक मैं उसे अच्छे से जानती नहीं थी। वो हमसे बातें कम करती और फ़ोन पर ज़्यादा टाइप करती रहती। मुझे उसकी ये आदत थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, पर मैं कभी भी उसके जैसी फ़ोन पर ज़्यादा देर चैट नहीं करती।